आर की वैल्यू जब 5 सेंटीमीटर हो गई तो आपने पाई इंटू 2 और आर की जगह 5 डाल दिया, 5 2 10, 10 पाई हो गया। अब डी ए बाई डी आर निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे आर है, आर की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 10 पाई सेंटीमीटर। ये इसका सही आंसर है, समझ गए? हाँ, और अब आप एक काम करिए, इसमें जो लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है ना एग्जाम्पल नंबर 1 में, अगर आपकी बुक भी वही एडिशन है जो मेरा है, तो उसमें लास्ट में लिखा हुआ है इसके सॉल्यूशन में दस द एरिया ऑफ द सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये लाइन काट दीजिए बिल्कुल, ठीक है? ये लाइन गलत है, क्योंकि या तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन भी दे रखा है ना उसके हिसाब से भी आंसर गलत है। तो क्वेश्चन में से तो पर सेकंड काटना था, और आंसर में से ये लास्ट वाली पूरी लाइन काट रही थी। तो डी ए बाई डी आर हमारा 10 पाई आ जाएगा, और 10 पाई क्या है सेंटीमीटर है, ठीक है? अब आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखिए। अगले एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल नंबर ये बताइए ऑलरेडी से। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल 2 है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है डी, और वो किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ती जा रही है। तो डी वी बाई डी टी है, डी वी बाई डी टी। और पता है कई बार क्या है कि हम इस चीज़ को उसकी यूनिट से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। क्या दिया है देखो, इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, पर सेकंड मतलब सेकंड नीचे आएगा, सेकंड नीचे आएगा मतलब टाइम नीचे आएगा, तो डी वी अपॉन डी टी, ठीक है? तो ये क्या हो गया 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और यहाँ पर लगाइए प्लस, प्लस लिखें। पता है क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कोई चीज़ चेंज हो रही है, वो बढ़ भी सकती है, वो घट भी सकती है। अब क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट अ रेट तो मैंने प्लस लगा दिया। अब अगर ऐसा होता कि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एट अ रेट तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है ना? तो जैसे हम जब आइसक्रीम खाते हैं, जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम एक ना कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होता है, थर्मल कोफिशिएंट होता है। तो जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो ये फैक्ट है, बायोलॉजिकल फैक्ट है कि हमारी जो टंग है ना वो टंग थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, और टंग का एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? कितनी देर में? अभी आइसक्रीम खाई एकदम से नहीं सिकुड़ेगा, क्या होगा थोड़ी देर तक हम आइसक्रीम खाते रहेंगे, बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो क्या होगा कि वो जो थोड़ी देर बाद है जब हम बोलते हैं ना तो हमारी वॉइस जो है वो नॉर्मल नहीं रहती, मतलब हमारी जो टंग है, टंग को मूव करने में हमें दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि टंग का एरिया बहुत थोड़ा सा कम हो जाता है। तो और ये फिज़िक्स में एक क्वेश्चन भी है, ये फिज़िक्स में एक क्वेश्चन भी है कि आपकी टंग का एरिया कितना कम हुआ वो बताओ। तो सिलेबस में नहीं है वैसे, मतलब ये उसमें था IIT के एंट्रेंस में जनरली करवाते हैं वाला क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि सिर्फ एरिया बढ़ता ही नहीं है, एरिया कम भी होता है। तो अगर आप किसी चीज़ का टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो उसका एरिया कम होगा। इसी तरह से वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है तो प्लस, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो वो माइनस लगेगी। तो अब आप ये देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग? हाउ फास्ट सरफेस एरिया को मैंने एस बोल दिया, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of an edge is 10 centimeter. when the length of an edge को आप मान लो s, x मान लो 10 सेंटीमीटर, ये मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो हमें कुछ दे रखा है और उसकी हेल्प से कुछ और चीज़ कैलकुलेट करनी है। दोबारा देखिए क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो क्यूब बना लो पहले। ये है वॉल्यूम का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी वी बाई डी टी। और ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया? वॉल्यूम,
तो इसलिए ऊपर वॉल्यूम आ गया वी, और सेकंड क्या हो गया टाइम, इसलिए नीचे आ गया टी। ठीक है, और डी वी डी टी इस वजह से क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम छोटी छोटी अमाउंट्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई डी, डी या फिर डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा बोलो या डी बोलो एक ही बात है। अब आप ये देखिए पी क्यू बना लीजिए, हमने क्यूब बना लिया, तो क्यूब का जो साइड है वो एक्स होती है, ये भी एक्स, लेंथ भी एक्स, ब्रेथ भी एक्स, और हाइट भी एक्स और ब्रेथ भी एक्स, तीनों चीज़ें एक्स होती हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, निकालना ये है, इस पर बाद में कंसंट्रेट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बिल्कुल लास्ट में रखा जाता है, जैसे आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर मैं शुरुआत में मैंने नहीं रखी। ठीक है, हम इसको हमेशा लास्ट में रखते हैं। तो क्या करना है कि डी वी बाई डी टी दे रखा है, तो इसको यूज़ करूँगा अभी मैं। तो ऐसे लिखिए आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब को वी मान लेते हैं, एंड वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी वी बाई डी टी। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये कहूँगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ताकि मुझे डी वी बाई डी टी मिल जाए। जैसे यहाँ पर ए इज इक्वल टू पाई आर था, पाई आर स्क्वायर था, मुझे चाहिए था डी ए बाई डी आर, मुझे डी ए बाई डी आर चाहिए था, तो मैंने कहा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर। अब मुझे चाहिए डी वी बाई डी टी, पहले डी वी बाई डी टी लेंगे फिर इस पर पहुँचते हैं। तो डी वी बाई डी टी मुझे चाहिए, तो मैं कहूँगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट both sides with respect to t। तो दोनों तरफ हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ये हो जाएगा dv by dt is equal to d by dt of x cube। डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, आप ये देखिए यहाँ पर x तो है नहीं, मतलब मेरे को तो t के रिस्पेक्ट में करना है, तो सबसे पहले देखिए x क्यूब का वैसे ही सोचो डिफरेंशियल क्या होता है 3x स्क्वायर, तो यहाँ मैं लिखूँगा 3x स्क्वायर। ठीक, तो पहले तो x क्यूब को डिफरेंशिएट कर दिया, और फिर कर किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी टी आ जाएगा। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ये बिल्कुल उसी के जैसा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे लिखा रहता था कि साइन y है और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो साइन को डिफरेंशिएट कर देते थे तो cos y हो जाता था, फिर y को करते थे x के रिस्पेक्ट में तो वो हो जाता था dy बाई डी एक्स। समझ रहे हैं, जब x के रिस्पेक्ट में करते थे। तो ऐसे ही एक्स क्यूब को x के रिस्पेक्ट में ना करके t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब का पहले क्या हो गया 3x स्क्वायर, फिर x का क्या होगा dx बाई डी टी। समझ गए, ऑनलाइन वाले बता दें यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर है? देवशी, दीपांशी, अवंतिका, निकुंज, शिवांशी, शरण्या, सभी को क्लियर है? ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। तो अब डी वी बाई डी टी की वैल्यू मुझे पता है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, भाई क्यूब है तो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो एक फेस ये फ्रंट वाला तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर,
इधर वाला भी x, तो 6 फेसेस का क्या एरिया हो गया 6x², ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब S इज इक्वल टू 6x², ठीक। अब फिर वही चीज़ है, मुझे चाहिए क्या, मुझे ds/dt चाहिए, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू हम तो डिफरेंशिएट करिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ds/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ 6x²। अब 6 तो कांस्टेंट है, देखिए इधर ds/dt 6 तो कांस्टेंट है, और जब x² को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा पहले x² का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, और फिर x का क्या हो जाएगा dx/dt। फिर देखिएगा क्या हो जाएगा ds/dt इज इक्वल टू 6 2 12x, और dx/dt की वैल्यू मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ 3/x², 3/x², यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब एक x से ये x कैंसिल आउट हो गया, तो ds/dt की वैल्यू क्या आ गई 36/x, तो ds/dt एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो अब x की वैल्यू डाल दो 10, तो 36/10, तो ये हो गया 3.6, ठीक है। अब इसकी यूनिट जो है इसकी जो यूनिट है वो क्या हो गई बता दो अपने आप ही, सेंटीमीटर² पर सेकंड। क्यों? क्योंकि ऊपर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की यूनिट सेंटीमीटर², और नीचे टाइम है तो उसकी यूनिट सेंटीमीटर² पर सेकंड, ठीक है। बता दो भाई, क्लियर है? दिया? अभिनव, देवशी, अवंतिका, हर्षिता, शरण्या, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, ओके ओके। उसके बाद आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। क्वाइट लेक जैसे कि एक स्विमिंग पूल हो गया, तो उसमें पानी है, उसमें मैंने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, तो स्टोन को ड्रॉप करते ही क्या होता है, वो गोल गोल ना रिपल्स बनने लगते हैं, और रिपल्स ऐसे 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 जाते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि सर्कल है और सर्कल का एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है, कुछ ऐसा दिखाई देता है हमको, ठीक है। फिर वो लास्ट में कॉर्नर पर टकराता है, फिर वो सर्कल आगे हमको वापस आता हुआ भी दिखाई देता है, ऐसे होता है। A stone is dropped into a quiet lake. A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at a speed of 4 centimeter per second. तो जो waves हैं वो move करती हैं at a speed of 4 centimeter per second. तो wave के move करने का मतलब क्या है? मैं पहले यहाँ पर डायग्राम बनाकर समझाता हूँ उसको। हाँ, जो बिल्कुल सही, जो उसका रेडियस है वो रेडियस धीरे धीरे बढ़ रहा है। किस रेट पर बढ़ रहा है? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेंटीमीटर में उसका रेडियस 1 सेकंड में उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ये दे रखा है। तो हमने कहा कि ये कोई लेक है और यहाँ मैंने इसके सेंटर पर एक पत्थर फेंका, उसका जो एरिया है, सर्कुलर एरिया, वो इस तरह से बढ़ता चला गया। तो पहले R1 था, फिर R2 हो गया,
तो ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। अब आप ये देखें, इन्होंने बोला वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब रेडियस 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, डी आर बाई डी टी, रेडियस इज आर, देखिएगा, लेट द रेडियस ऑफ द वेव बी आर, the radius of the wave b r सेंटीमीटर, तो dr by dt 4 सेंटीमीटर पर सेकंड प्लस का लिखेंगे क्योंकि लगातार रेडियस बढ़ता जा रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद देखिए वो बोल रहे हैं एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एरिया कितना फास्ट बढ़ रहा है, हमको ये बताना है। तो इसका मतलब क्या बताना है, डी ए बाई डी टी बताना है। उस इंस्टेंट पर, उस मोमेंट पर आपको डी ए बाई डी टी बताना है जब रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस सर्कुलर वेव की लगातार बढ़ती जाएगी, मुझे ये बताना है। तो अब आप ये जानते ही हैं कि भाई सर्कुलर वेव्स हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। निकालना है डी ए बाई डी टी, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। विद रिस्पेक्ट टू टी, अच्छा जैसे ये है ना विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आप ये सोचेंगे भाई हमें स्टेप बाय स्टेप ये लिखना पड़ेगा कि लेट टी बी द टाइम टेकन, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो स्मॉल टी है वो स्टैंडर्ड नोटेशन टाइम के लिए होती है, कैपिटल टी स्टैंडर्ड नोटेशन टेम्परेचर के लिए होती है। तो स्मॉल टी का मतलब ही टाइम है, वो लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो गया, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, फिर डी ए बाई डी टी, इसमें पाई तो कांस्टेंट है, पाई को ऐसे ले लिया, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2r, और आर स्क्वायर का पहले 2r हो गया, लेकिन आर के रिस्पेक्ट में थोड़ी कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में तो डी आर बाई डी टी। ठीक है, अच्छा डी आर बाई डी टी आपको दे रखा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वैल्यू डालें, डी ए बाई डी टी is equal to pi into 2r into 4, और फिर निकालना कब है, डी ए बाई डी टी when r is equal to 10 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी टी when r is equal to 10 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 4 to the 8 पाई आर, 8 पाई आर मतलब 8 पाई into 10, r की जगह 10, ये क्या हो गया 80 पाई यूनिट, यूनिट बता दो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर एरिया है नीचे टाइम है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सर आपने पहले इक्वेशन कैसे बनाई है बता दो, सबसे ये स्टार्ट वाली? डी आर बाई डी टी। ये वाली ना, उन्होंने बोला a stone is dropped into a quiet lake, एक शांत पड़ा हुआ लेक है, उसमें हमने स्टोन को ड्रॉप कर दिया। तो जब स्टोन को ड्रॉप करा तो वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। वो वेव जो है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड पर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो बढ़ने का मतलब क्या है, उसका रेडियस बढ़ रहा है, क्योंकि दे भी रखा है इन्होंने सेंटीमीटर पर सेकंड। तो भाई सर्कुलर वेव में लेंथ किस चीज़ की हो सकती है, जो बढ़ रही है उसका रेडियस ही हो सकता है। तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड हमने डी आर। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं जी एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 में देखेंगे इसमें क्या है, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है,
तो अब एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो घट रही है तो माइनस लूँगा मैं उसको लेंथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। So there's a degree x. हाँ क्या? The length x of rectangle. अच्छा सॉरी, ये तो कुछ मानना ही नहीं है, लेंथ तो x दे रखा है, लेंथ x है और जो विड्थ है यानी कि ब्रेथ जो है वो y है। तो लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute. तो dx by dt is equal to 3 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है इस वजह से -3। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। एंड द विड्थ y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute. dy by dt is equal to 2 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब है when x is equal to 10 centimeter and y is equal to 6 centimeter, find the rate of change of perimeter, और b है area of the rectangle। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेरीमीटर और एरिया इन दोनों में हमको बताना है कि क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ए पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। वो पूछ रहे हैं dp by dt बताना है। एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, when x is equal to 10, y is equal to 6 सेंटीमीटर। अब ये दो वेरिएबल दे दिए हमको, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, u into l plus b, u into l plus b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u into x plus y। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट क्योंकि dp by dt निकालना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया dp by dt। तो ये हो गया dp by dt इज इक्वल टू तो कांस्टेंट है और x और y दोनों ऐड हो रहे हैं। जब इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx by dt प्लस dy by dt, बट ये तो कांस्टेंट है। क्या क्या क्या? अरे नहीं, वो बिल्कुल लास्ट में करना होता है। पहले dp by dt निकालेंगे, फिर उसके बाद उसकी लास्ट में वैल्यू रखेंगे। तो ये क्या हो गया, dx by dt, x का डिफरेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में dx by dt और y का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में dy by dt। हाँ जी, अब फर्दर तो और इसमें कुछ हो नहीं सकता, तो अब लास्ट में वैल्यू रखी जाएगी dp by dt। यहाँ आप लिखें x is equal to 10 सेंटीमीटर, y is equal to 6 सेंटीमीटर। तो 2 into dx by dt क्या हो गया, -3, और dy by dt क्या है, प्लस का 2। हाँ जी, -3 प्लस 2 -1, -1 into 2 -2। जल्दबाजी में सेंटीमीटर पर सेकंड मत लिख देना, सेंटीमीटर पर मिनट है। तो इसमें आप ये लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर इज, माइनस का मतलब क्या, डिक्रीज हो रहा है, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर पेरीमीटर डिक्रीज हो गया, समझ गए। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो डी ए बाई डी टी बताना है, ए कितना होता है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी। तो एरिया क्या हो गया यहाँ पर, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एक्स इंटू वाई हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं।
एरिया हो गया एक्स इंटू वाई। तो अब क्या करना है, दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या होगा, इधर तो हो गया डी ए बाई डी टी और इधर भी डी बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वाई, डी बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वाई। तो जब इस तरीके की चीज़ होगी कि भाई दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों वेरिएबल हैं, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, लेकिन करना टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो जब दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो एक्स और वाई का एडिशन हो रहा था, तो एक्स का डिफरेंशियल अलग, वाई का डिफरेंशियल अलग, बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पहले एक्स एज इट इज और वाई का डिफरेंशियल, तो ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी टी प्लस वाई एज इट इज और एक्स का डिफरेंशियल, तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब x और y की वैल्यू डाल देंगे। आप ये देखिएगा कि इससे पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमको पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज निकालना था। तो यहाँ पर तो मैं x और y की वैल्यू ही नहीं डाल पाया, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 6 डाल ही नहीं पाया। यहाँ डाल देंगे क्योंकि यहाँ x भी है, y भी है, डी वाई बाई डी टी भी है, डी एक्स बाई डी टी भी है, सबकी वैल्यू है अब हमारे पास। तो हम ऐसे लिखेंगे डी ए बाई डी टी x is equal to 10 centimeter, y is equal to 6 centimeter, is equal to x divided by dt, x divided by dt, तो x क्या है 10 into dy by dt, dy by dt कहाँ दिया 2 प्लस y क्या है 6 और dx by dt कितना है -3। तो 20 माइनस 18 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो एरिया is increasing at the rate of 2 centimeter per minute। सही है क्या? अभी तक सब पेरीमीटर डिक्रीज कर दूंगी और एरिया इंक्रीज कर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखी, हाँ पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है क्योंकि वो नेगेटिव में आया था इस वजह से डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव में आया तो वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में है द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा हो है, गया सकता है वैसे हाँ पेरीमीटर कम हो जाए और एरिया बढ़ जाए ऐसे अच्छा, पेरीमीटर कम हो जाए और एरिया बढ़ जाए, ये ऐसे हो सकता है कि x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो वो भी सेम प्रोपोर्शन है। उसमें ऐसा होता है ना। अब ये जो है ये कुछ इन्होंने लेंथ जो है, लेंथ को तो इन्होंने बोला है कि टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है और जो ब्रेथ है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। तो बराबर रहना चाहिए। नहीं नहीं, वो अलग हो गया ना। देखो ये इसका जो रेट है वो थोड़ा फास्ट है, डिक्रीज होने वाला रेट फास्ट है और इंक्रीज होने वाला रेट स्लो है। वो 1 मिनट में सिर्फ 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है माइनस और वो 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर कम हो रहा है, हो सकता है भाई जैसी कंडीशन दी है उसके हिसाब से तो यही सही है, ठीक है ना। अब जरा देखिए आप अगले देखिए, अगला है द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई सी एक्स इज इक्वल टू Cx is equal to 0.005 x cube
0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 क्या है प्लस 30x प्लस 5000। अब ये कॉस्ट फंक्शन है, ये किसी भी चीज़ पर डिपेंड कर सकता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है, अब मान लीजिए कोई ये फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का ओनर किस हिसाब से सोचेगा, वो ये देखेगा कि भाई मेरे को कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने में, कोई भी अगर मान लीजिए हम एक बिस्किट भी बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ तो प्रोडक्शन वो बिस्किट बनाने में क्या क्या चीज़ों का क्या क्या फैक्टर्स हैं जहाँ हमारी जेब से पैसा जा रहा है। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे, तो जब प्रोडक्शन करेंगे तो पहले हम पैसा डालेंगे, फिर जब सेल करेंगे उस चीज़ को, तो जैसे कॉस्ट फंक्शन को CX बोल देते हैं, ऐसे सेल करके जो पैसा आता है उसको रेवेन्यू बोल देते हैं, तो रेवेन्यू फंक्शन RX होता है। अब रेवेन्यू फंक्शन RX में से अगर कॉस्ट फंक्शन CX को सेपरेट कर देते हैं तो प्रॉफिट फंक्शन आ जाता है। अब उसने बोला कि x क्यूब, x क्या है, x यहाँ पर दे रखा है कि कितनी यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसने बोला कि एक ये फार्मूला लगा दिया 0.005 x क्यूब कि ये फार्मूला किस चीज़ का है, ये फार्मूला उसने बोला कि ये फार्मूला इलेक्ट्रिसिटी का है, कि मेरी जो फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला हो गया। उसके बाद उसने कहा कि ये वाला जो फार्मूला है 0.02 x स्क्वायर, ये वाला फार्मूला किसी इंटरेस्ट का है, कहीं पर जो भी मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो प्रोडक्शन करने पर जब भी कभी कोई भी फैक्ट्री कोई लगाता है, कोई प्रोडक्शन करता है, तो एक ना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देती है, ठीक है, कि आप इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो तो उसको भी इंसेंटिव मिलता है, ठीक। तो अब क्या है कि माइनस 0.02 x स्क्वायर, इसका एक एग्जांपल आपको बताऊंगा अभी। तो अब ये माइनस क्यों है, ये माइनस ये है कि अगर मैं एक बिस्किट भी बना रहा हूँ तो उस पर कुछ पैसा गवर्नमेंट मेरे को दे रही है, कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम मेरा था, ठीक है। अब क्या है कि अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट अंबानी कर रहा है, तो अगर अब अंबानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है या सुनील मित्तल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, तो फिर उसका जो बेनिफिट है वो उसको भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये उसको इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। और ये इस फॉर्मूले के हिसाब से 30x के है, भाई मैं कोई भी चीज़ बना रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मुझे कुछ पैसा एम्प्लॉयज़ में भी देना है, तो ये एम्प्लॉयज़ वाला हो गया। तो जितना भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, और ये फिक्स है 5000, तो 5000 रुपीज़ हो सकता है क्या है कि जितना जिस रूम में मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ ये उस रूम का किराया हो गया, ये 5000 फिक्स है, ये मेरे को देना ही देना है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ये 4 फैक्टर्स हो गए, इसमें ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब कॉस्ट पॉजिटिव, मतलब ये हमारी पॉकेट से जा रहा है, और कॉस्ट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हमारी पॉकेट में आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कॉस्ट फंक्शन निकाला जाता है, ठीक। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे एक टर्म आपने कॉमर्स वालों ने तो सुना होगा, डीरेगुलराइजेशन, सुना है कि नहीं। और ये पेट्रोल डीजल को कर दिया था 2014 में ही कर दिया था, मोदी सरकार ने आते ही कर दिया था, डीरेगुलेट कर दिया था। तो अब बीच में क्या हुआ कि इतने ज़्यादा क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने बढ़ गए थे कि उन प्राइसेस की वजह से वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि जो जनता है, जनता ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फिर इन्होंने क्या करा कि इन्होंने उसमें सब्सिडी देनी शुरू करी, और सब्सिडीज सबको देनी शुरू करी, प्राइवेट जो सेक्टर की कंपनीज थी जैसे रिलायंस हो गई या SR हो गई उनको भी, और भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन सबको भी देनी शुरू करी। अभी क्या है, अभी क्रूड ऑयल के प्राइस जो हैं वो बहुत कम चल रहे हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है, वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो अब जो भी इन्होंने कैलकुलेशन करा होगा, अब वो सब्सिडी घटा दी है, वो कम कर दी है, कम इतनी कर दी है कि ज़ीरो कर दी है प्राइवेट कंपनीज़ के लिए, और गवर्नमेंट कंपनीज़ जो हैं उनको दे रहे हैं वो भी सब्सिडी। तो आप अगर पेट्रोल यूज़ करते हैं या डीजल यूज़ करते हैं तो डलवाने जाओ भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, या एक और है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये जो 3 कंपनीज़ हैं, यहाँ आप डलवाने जाओ तो यहाँ मिलेगा आपको 90 रुपीज़ का, रिलायंस में चले जाओ तो 95 या 96 का, 5 या 6 रुपये पर लीटर महंगा है, आज भी महंगा है। तो इसीलिए इंडिया में बहुत लार्ज स्केल पर रिलायंस के ये जो अंबानी है, और एक नयारा का भी पेट्रोल पंप है, कम है वो बड़े लार्ज स्केल पर ये बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग अब वहाँ से पेट्रोल डलवा ही नहीं रहे, पेट्रोल पड़ा हुआ है उनके पास, ये खरीद नहीं रहे। तो जो भी पॉलिसी रही होगी इनकी, क्योंकि कॉमर्स का उतना ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, पर कुल मिलाकर ये नेगेटिव क्यों यहाँ पर लगाया है कॉस्ट फंक्शन में, ये मैंने बताया कि कई चीज़ें, कई बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलते हैं, ठीक है। और इसमें कई इसका मतलब लाखों जो लोग हैं वो पकड़े भी गए थे। आपने सुना होगा एक प्रधानमंत्री कौशल विकास परियोजना है ना, तो वो किस लिए चलाई गई है, वो इसलिए चलाई गई है कि
मतलब आप वोकेशनल ट्रेनिंग भी ले सकें। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है कि मेरे घर में अगर इलेक्ट्रिशियन को मेरी कोई ज़रूरत है तो मैं खुद ही इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लूँ और मैं खुद ही उस काम को कर पाऊँ। कारपेंटर का काम मैं खुद ही कर पाऊँ, प्लम्बर का काम मैं खुद ही कर पाऊँ। तो ये जो चीज़ है, और इन चीज़ों का क्या है, इन चीज़ों का विदेशों में बड़ी डिमांड है। विदेशों में बड़ी डिमांड है कि लोग यहाँ से जाते हैं और करते हैं बाहर जाकर ये काम और डॉलर्स में कमा के आते हैं और यहाँ पर आकर मर्सिडीज़ खरीद लेते हैं। तो वहाँ पर कोई देखने नहीं जाता, कोई देखने नहीं जाता कि भाई इन्होंने वहाँ पर क्या काम करा है। तो 90% केसेस यही है, 90% खास तौर पर गल्फ कंट्रीज़ में इन टेक्निकल चीज़ों की बड़ी डिमांड है। तो आप ये देखेंगे कि उसमें पैसा मिलता है। अगर एक स्टूडेंट को आप वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसका पैसा मिलता है। तो लोगों ने छोटी छोटी दुकान पर भी मोदी जी की फ़ोटो लगा दी बाहर, और प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र वो खोल दिया। वहाँ कोई कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र नहीं चल रहा है। एक बंदा बराबर की बिल्डिंग में काम कर रहा है, तो वहाँ पर उसने कहा भाई जल्दी आ जल्दी फटाफट सबको 100 रुपये दूंगा। फिर क्या, अपना आधार दे दो, बस आधार दे दिया है ना, और साइन वाइन करवा लिए और वो पूरा फॉर्म वॉर्म भर के कि मैं इतने लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अच्छा, फिर ये है कि कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हो आप? हम ये कहेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पर हम ना ऑन साइट ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। ऑन साइट ट्रेनिंग नहीं चल रही है, ऑन साइट तो बिल्डर उनसे काम करवा रहे हैं, लेकिन उनकी फ़ोटो काम करते हुए अच्छा भाई बहुत बढ़िया काम चल रहा है, चलो ठीक है, फंड रिलीज़ हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा घपला पकड़ा गया है, और न जाने कितने लाख लोग हैं, उन सब लोगों को जो है, उन सब लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है इस चीज़ का, जो इस तरह से घपलेबाजी कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। आगे आ जाओ, क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर 3 यूनिट प्रोड्यूस होती हैं तो 3 यूनिट प्रोड्यूस का मतलब क्या है, ये जो एक्स लिखा हुआ है इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, तो एक्स कितना है, 3 यूनिट्स। वेयर बाई मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। तो भाई देखो ऐसा होता है, ये जो कॉस्ट है ना, ये होता है कॉस्ट फंक्शन। ये क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट वो चीज़ होती है कि एक कंपनी ने बहुत अच्छी कार बनाई, और उसमें एक एक पार्ट जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का डाला गया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, चाहे उसका मेटल हो, चाहे उसका फाइबर हो, चाहे उसकी सीट्स हो, बहुत अच्छा डाला गया। अब वो इतना बढ़िया बना दी कि मैं एक वर्ल्ड क्लास कार बनाना चाहता हूँ। किसी कार मैन्युफैक्चरर ने सोचा कि मैं एक वर्ल्ड क्लास कार बनाना चाहता हूँ, तो वर्ल्ड क्लास कार बनाई गई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। ठीक है, नाम नहीं सुना होगा आपने, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। वो गाड़ी जब बगल से निकलती थी तो सब जनता उसको देखती थी। तो मारुति ने बहुत टॉप क्लास एक कार भी बनाई है। मारुति सुजुकी ने एक और बहुत टॉप क्लास कार बनाई थी, किजाशी। वो नाम शायद आपने सुना होगा, किजाशी, KIZASHI, क्योंकि अभी 5-6 साल पहले ही बनाई थी। क्या हुआ कि वो इतनी अच्छी बना दी कि उसका कॉस्ट प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिर जब बेचने के लिए आए तो उनको कस्टमर नहीं मिले। मुश्किल से 8 या 10 यूनिट्स बिकी होंगी। ऐसे ही जो ग्रैंड विटारा थी, ग्रैंड विटारा जब बराबर से निकलती थी तो आवाज़ ऐसी आती थी जैसे किसी एरोप्लेन की आवाज़, मतलब बहुत गजब की कार थी, मतलब सफारी वगैरह इन सबसे बहुत ऊंचे लेवल की कार थी। ठीक है, तब तक फॉर्च्यूनर भी लॉन्च नहीं हुई थी, मैंने देखी हुई है। तो वो दोनों कार इन्होंने, किजाशी भी फ्लॉप हुई और ग्रैंड विटारा भी फ्लॉप हुई। क्यों? क्योंकि उनका जो कॉस्ट फंक्शन है वो मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर चला गया। ठीक है, अब फिर वो ग्रैंड विटारा को इन्होंने विटारा ब्रेजा करके और बहुत सस्ते वर्जन में उन्होंने निकाला है, वो सुपर हिट हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें मेटल की क्वालिटी ऐसी है कि टूट गई तो गए, फिर बचोगे नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और एक परसेप्शन बन चुका है कि मारुति है तो मारुति का मतलब एक इकोनॉमिकल कार, एक अच्छी कार जिसको हर जगह सर्विस आराम से हो जाती है, एक वो परसेप्शन बन चुका है। तो वो अगर कभी भी कोशिश करती है बहुत हाई एंड बहुत अच्छी क्वालिटी की कार बनाने की, उनको कस्टमर्स रिजेक्ट कर देते हैं, खरीदते ही नहीं। सस्ती कंपनी को, हाँ नहीं, वही सुजुकी की जो ये किजाशी है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, ये फॉरेन में बिक रही है, यहाँ नहीं बिक रही, फ्लॉप हो रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट ये है कि आप जब भी प्रोडक्शन करें तो प्रोडक्शन करते टाइम भैया इतना ध्यान रखो कि प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ना बढ़ जाए कि जब आप उसको सेल करने के लिए निकलो तो सेल करने के लिए आपको जो सेलिंग प्राइस है वो बहुत ज़्यादा रखना पड़ जाए, और जब ज़्यादा रखोगे तो फिर वो बिकेगी नहीं चीज़। तो दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? इसको सीधा मैथ्स के पर्सपेक्टिव से तो ऐसे समझो कि जो कॉस्ट फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर देना पड़ता है, उसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर देना।
तो वो एम एक्स पूछ रहे हैं कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। ये क्या हो जाएगा, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 0.005 पर एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल हो गया 3x², फिर माइनस 0.02 और जब x² को डिफरेंशिएट करा तो क्या हो गया 2x, फिर 30x, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया 30 और 5000 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो गया 0। ठीक है, अब क्या करें, m ब्रैकेट में कितना बोला है इन्होंने, when 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो ब्रैकेट में 3 लिख दो बस, x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 डालिए, 0.05 into 3 लिखा स्क्वायर, 0.04 into 3 plus 20। ठीक है, कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 15 मैंने पहले 3 इधर कर दिया, 0.015 बना लिया, 15 9 का कितना होता है 135, 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30 ऐड करिए 30.135 माइनस 0.125, 3 minus 2 1 1 minus 2 0, 30.015 30.015 और ये जो है ये रुपीज़ में आएगा, जिसको इन्होंने 30.02 लिख दिया, मतलब 30 रुपये और 2 पैसे आपका 3 यूनिट बनाने का कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट वो इतना आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ गया तो बर्बाद हो जाओगे, लॉस में चले जाओगे और चीज़ आप बेच भी नहीं पाओगे मार्केट में। ठीक है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट होता है। सेम चीज़ आपको इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा रेवेन्यू फंक्शन का RX, तो उसमें ये है कि किसी भी चीज़ को, कोई बहुत भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, उसकी जो सेलिंग प्राइस जो है, जो रेवेन्यू है, वो आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक कर सकते हैं, उससे ऊपर अगर करेंगे तो वो बिकेगा नहीं। ठीक है ना, मतलब प्राइस सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि 10 रुपये का अगर 12 भी कर दिया तो भी शायद आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएगा। देखिए, इसमें आपको करना है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 7, 6.1 क्वेश्चन 1 to 7 हो जाएगा सर। चलो 5 तक भी कर देना। नेक्स्ट आपका वही सेम टाइम पर ट्यूसडे को क्लास होगी।